हेलो बच्चों, वेलकम टू M2L। आज के वीडियो में हम फिर से एक नया चैप्टर लेकर आ गए हैं। आपका जो 12th क्लास का पोल साइंस का सेकंड चैप्टर है, दो ध्रुवीयता का अंत, उसे हम आज पढ़ने वाले हैं। और फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्जन हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए और उसको देखिए। चलिए आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा दो ध्रुवीयता का अंत। क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि जब विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन ऐसी दो महाशक्तियां बन गई थी जिन्होंने अपने अपने एरिया में, अपने अपने क्षेत्र में पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन के रूप में बहुत बहुत ज़्यादा शक्तियां हासिल कर ली थी। तो ये दो ध्रुव बन गए थे एक तरह से, एक पश्चिमी छोर और एक पूर्वी छोर पर। तो उस दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव क्या हुआ, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ जर्मनी भी जीतने वाले देशों में से था। तो जिस तरह से जर्मनी में अमेरिका और सोवियत यूनियन में दो गठबंधन बन गए थे, पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन, जिसमें कि पश्चिमी गठबंधन जो था वो पूंजीवाद को लेकर और लोकतंत्र को लेकर समर्थन करता था, और जो पूर्वी गठबंधन था वो साम्यवाद और समाजवाद को लेकर गठबंधन बनाता था। तो इसी तरह से जर्मनी में ही ऐसे दो ग्रुप्स बन गए, जो कि एक पूंजीवाद को समर्थन करता था और एक साम्यवाद को समर्थन करता था। तो जर्मनी में ही दो टुकड़ों में जर्मनी बट गया है। पश्चिमी जर्मनी, जिसे बर्लिन, मतलब पश्चिमी जर्मनी यानी कि बर्लिन हो गया, और पूर्वी जर्मनी जो बर्लिन हो गया। बर्लिन की दीवार इसे कहा जाता है। बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है। तो उसमें इस तरह से बच्चों देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आप बर्लिन की दीवार है। इस तरह से पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी दो हिस्सों में बट गया था। अब बटने के बाद क्या हुआ कि दोनों की जो विचारधारा वाले लोग थे उन लोगों ने खुद को एक दूसरे से अलग कर लिया। ये बनाई गई थी 1961 में। उसके बाद 1989 में इस दीवार को गिरा दिया गया और जर्मनी वापस एक हो गया था। 8 पूर्वी यूरोपीय देशों ने, जो कि सोवियत का हिस्सा थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन को देखते हुए साम्यवादी सरकार का त्याग कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप सोवियत खुद विघटित हो गया था। अब जर्मनी जब एक हुआ, वो जर्मनी एक कैसे हुआ था, क्योंकि धीरे धीरे जो सोवियत था, सोवियत के जो यूरोपीय देश थे, जो पूर्वी यूरोपीय देश थे, जो कि साम्यवाद और समाजवाद का समर्थन करते थे, उन लोगों में से ही कुछ ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था साम्यवाद के खिलाफ। उसको देखते हुए सोवियत यूनियन की शक्ति जो है वो कम होने लगी थी और धीरे धीरे सोवियत जो है वो पूरी तरह से विघटित हो गया। अब बर्लिन की दीवार के बारे में कुछ फैक्ट्स हम पढ़ लेते हैं। बर्लिन की दीवार देखो बच्चों, लंबाई इसकी है 150 किलोमीटर से ज़्यादा, और इसे कब तोड़ा गया था, 9 नवंबर 1989 को। ये हमको याद रखना है। अगर दीवार के बारे में कोई ऐसा फैक्ट आता है तो बर्लिन की दीवार में हमें याद रखना है कि बर्लिन की दीवार की लंबाई और इसे कब तोड़ा गया था, मेनली 9 नवंबर 1989 को। चलिए, सोवियत व्यवस्था या जिसे कहेंगे सोवियत प्रणाली, वो क्या थी। समाजवादी सोवियत गणराज्य था, जिसे USSR भी कहा गया, क्योंकि समाजवाद में बिलीव करता था सोवियत गणराज्य, तो इसे USSR कहा गया। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई थी रूस में सन 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद। इसमें प्रेरणा क्या दी गई, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध, क्योंकि अमेरिका जो गठबंधन था, अमेरिकी गठबंधन जो था, वो पूंजीवाद और लोकतंत्र में बिलीव करते थे, इसीलिए वो इसका विरोध करते थे। और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत को महसूस करते थे। वो सबको ये बताते थे कि समाजवाद के आदर्शों को और साम्यवाद को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाना। ये मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। तो जब समाजवादी सोवियत गणराज्य बनाया गया तो इसका सबसे मेन पर्पस क्या था कि लोगों की जो निजी संपत्ति की संस्था बना रखी है, कि जो पूंजीवादी हैं, उनको बेसिकली उनके अस्तित्व को खत्म करना और समाज में सबको समतामूलक अधिकार मिले, सबको समान अधिकार मिले, इस बात की कोशिश करते आगे बढ़ना। सोवियत राजनीतिक प्रणाली का केंद्र कम्युनिस्ट पार्टी था। कम्युनिस्ट का मतलब आप साम्यवादी पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली में उन्होंने कह दिया था कि साम्यवादी के अलावा और कोई विचारधारा का कोई पार्टी नहीं होगी, कोई विचारधारा को जगह नहीं दी जाएगी। इनकी अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। उस वक्त ये इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से काम किया और राज्य के नियंत्रण में ही रहे थे। समाजवादी गुट या दूसरा विश्व, पूर्वी यूरोपीय देश जिन्हें USSR ने आजाद कराया था, इन देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया।
अब क्योंकि सोवियत, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि सोवियत ज़्यादा से ज़्यादा पूर्वी यूरोपीय देशों को अपने अंडर करना चाहता था, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी और साम्यवादी जो विचारधारा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला सके। तो उसमें वो पूर्वी यूरोपीय देश जिन्हें यूएसएसआर यानी कि सोवियत गणराज्य ने ही आज़ाद कराया था, उन्होंने उसकी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था जो थी उसको सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के रूप में ढाला। मतलब कि उन्होंने अपनी विचारधारा उन पर, एक तरह से कहा जाए कि उन पर लागू की, कि हमने आपको आज़ाद कराया है, तो उन्होंने अपनी ही जो विचारधारा थी, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, उसको उन पर लागू कर दिया। यहाँ पर अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। इनकी उन्नत संचार प्रणाली थी। इनकी जो संचार प्रणाली थी, यानी कि संचार आप समझते हैं कम्युनिकेशन, किसी भी प्रकार का जो कम्युनिकेशन था वो इनका कम्युनिकेशन काफ़ी उन्नत यानी कि डेवलप था। विशाल ऊर्जा संसाधन जैसे खनिज तेल, लोहा, इस्पात, मशीनरी आदि। सोवियत संघ के जो उस वक्त के देश थे, उन देशों में ऊर्जा संसाधन, विशाल ऊर्जा संसाधन पाए जाते थे, जिससे कि उन्हें काफ़ी फायदा होता था। अगला है मशीनों से उत्पादन। उस वक्त तक अर्थव्यवस्था इतनी विकसित हो चुकी थी कि वहाँ पर अधिकतर उत्पाद मशीनों से हो जाता था, जिससे कि ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा होता था। फिर घरेलू उपभोक्ता उद्योग। फिर इसमें घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी उस समय पर पाए जाते हैं, जिसे आप कहते हैं कि लघु उद्योग कहा जाता है। घरेलू उपभोक्ता उद्योग मतलब कि घर घर में ही छोटे छोटे बिजनेसेस लोगों ने चलाए। सुव्यवस्थित आवागमन, जिसने दूर के इलाकों को भी जोड़ा। अब सोवियत गणराज्य ने अपनी अर्थव्यवस्था में क्या किया हुआ था कि उन्होंने जो आवागमन की सुविधाएं थी उसको बहुत ही ज़्यादा सुचारू रूप से फैला रखा था, यानी कि जिससे कि आने जाने वालों को कोई परेशानी नहीं होती थी। और इसी बात की वजह से, इसी विशेषता की वजह से दूर दूर के इलाकों से सोवियत के जो रिश्ते थे वो बेहतर हो गए। लोक कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया? न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया। अब उन्होंने क्या किया? न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया कि मतलब कम से कम पैसों में किस तरह से अच्छे तरीके से जिया जा सकता है। उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया कि हम कम से कम पैसों में ज़्यादा अच्छे से तरीके से कैसे जिए। दूसरा, बुनियाद सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा आदि रियायती दरों पर उपलब्ध कराया। रियायती दरों का मतलब बच्चों डिस्काउंट दिया उन्होंने। कहने का मतलब जो बुनियादी सुविधाएं थी, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, शिक्षा हो गई, उसको उन्होंने डिस्काउंटेड दर पर, मतलब कि जो कि पूरी तरह से अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं उन लोगों को भी इसको उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी। फिर बेरोजगारी नहीं थी। उन्होंने अब क्योंकि वो समतामूलक अधिकार पर चलते थे, सबको समान तरीके से, तो सबको उन्होंने इतना काम दिया, सबको बहुत काम दिया जाता था, सबको न्यूनतम जीवन स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए बोला जाता था। तो उस वक्त क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलता था, क्योंकि देखो घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी होते थे, तो इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिला करता था, जिसकी वजह से बेरोजगारी नहीं थी। फिर राज्य का नियंत्रण था। सोवियत गणराज्य पर पूरी तरह से राज्य का नियंत्रण था। वहाँ पर लोकतंत्र तो था नहीं, तो इसलिए राज्य ही डिसाइड करता था कि कैसी व्यवस्था होगी, कैसी प्रणाली होगी, या कैसे कानून रखे जाएंगे। फिर भूमि तथा अन्य उत्पादक संपदाओं पर सोवियत संघ का स्वामित्व और नियंत्रण था। अब जितनी भी भूमि सोवियत गणराज्य के अंडर में आती थी, या जितनी भी उत्पादक संपदाएं थी, जितनी भी प्रोडक्शन कंपनीज थी, या फिर उद्योग थे, जितने भी बड़े बड़े उद्योग जितने भी थे, उन पर सब पर पूरी तरह से सोवियत संघ का स्वामित्व, यानी कि उनका कंप्लीटली अधिकार था। कोई भी उस पर अपना स्वामित्व नहीं जमा सकता था। राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी वहाँ? नौकरशाही और सत्तावादी था। सत्तावादी कैसे? नौकरशाही का मतलब यह है कि जो एक बार नौकरशाही और सत्तावादी का मतलब बच्चों ये है कि क्योंकि सब कुछ सोवियत गणराज्य के अंडर में आता था, उनके नियंत्रण में था, उनका स्वामित्व था कंप्लीटली, तो सत्ताधारी थे, जो सत्ता में लोग हैं, जो उस वक्त राज्य के नियंत्रण कर रहे हैं, सबको उनका कहना ही मानना होगा। वही सब कानून बनाएंगे, वही सब प्रकार की प्रणालियों को डिसाइड करेंगे। फिर लोकतंत्र का अभाव था, क्योंकि किसी को कुछ भी डिसाइड करने का अधिकार नहीं था, किसी को कुछ भी अपना निर्णय लेने का अधिकार नहीं था, इसीलिए वहाँ पर लोकतंत्र का अभाव था, क्योंकि वहाँ पर सत्ता और राज्य के हाथ में ही सब कुछ था। फिर बोलने की स्वतंत्रता का अभाव, वही बात आ जाती, क्योंकि लोकतंत्र नहीं था, इसलिए अपनी विचारधारा रखने का अधिकार भी किसी को नहीं था। तो जो राज्य ने कह दिया, जो कानून राज्य ने बना दिया, उसे ही सबको अनुसरण करना है, उसे ही सबको फॉलो करना है। अपने अधिकार पर, अपने विचारों पर बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं था। फिर एक दल का शासन था, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, और किसी भी प्रकार की पार्टी को और किसी भी प्रकार के विचारों वाले व्यक्तियों को, सत्ताओं को आने का अधिकार नहीं था। तो वहाँ पर एक ही दल का स्वामित्व था, और साम्यवादी जो पार्टी थी उसी का स्वामित्व था, उन्हीं की चलती थी, उन्हीं की विचारधारा को निर्णय मान लिया जाता था।
फिर संस्थाओं पर कड़ा नियंत्रण और जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं। वहाँ पर जितनी भी संस्थाएं होती थी उन पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता था कि सत्ताधारी ये डिसाइड करते थे कि कौन सी संस्था कितना काम करेगी, किस प्रकार काम करेगी, कैसे काम करेगी, और जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती थी। मतलब कि कल को उन्हें जनता को कोई जवाब नहीं देना होता था, वो जो चाहे निर्णय ले सकते थे। एक तरह से तानाशाही हो गई, वो जो चाहे निर्णय ले सकते थे और उन्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं थी। रूस का हर प्रकार से प्रभुत्व होना। अब वहां पर सोवियत गणराज्य में क्या था, सबसे ज्यादा जो माना जाता था जिस देश को, उसमें सबसे ज्यादा रूस का प्रभुत्व था। सोवियत में जितने भी देश थे उसमें सबसे ज्यादा रूस की चलती थी। एक तरह से कहा जाए तो रूस की चलती थी। रूस सबका हेड था। वहां पर अगर 10 देश थे तो 10 देशों में रूस का सबसे ज्यादा प्रभुत्व था, उसकी सबसे ज्यादा चलती थी। ठीक है। फिर भी सोवियत संघ अमेरिका से बुनियादी ढांचे, तकनीक, परिवहन, ऊर्जा और सबसे महत्वपूर्ण जनता की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाने जैसे मामलों में बहुत पीछे था। यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से इतना सक्षम होने के बावजूद भी सोवियत संघ जो था वो अमेरिका से बुनियादी ढांचे में, तकनीक में, परिवहन, ऊर्जा और जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर पाने के जो मामले थे उसमें बहुत पीछे था। मतलब कि अमेरिका फिर भी जनता की, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र था तो जनता की सुनी जाती थी और इसीलिए जनता जो है वो ज्यादा से ज्यादा सरकार के फेवर में रहती थी, सरकार के पक्ष में रहती थी। अब सोवियत का पतन कैसे हुआ? देखो, सोवियत अमेरिका से विभिन्न आर्थिक और तकनीकी कारणों में पिछड़ रहा था, ये हमने देख लिया। क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई थी, सोवियत में उतनी डेवलपमेंट नहीं थी, इसलिए अमेरिका से बहुत पीछे था वो। अफगानिस्तान पर 1979 में सोवियत के किए हुए हमले ने व्यवस्था को और कमज़ोर बना दिया। अब क्या हुआ, सोवियत ने अफगानिस्तान पर 1979 में हमला किया। हमला करने की वजह से क्या हुआ, एक तो वैसे ही वो व्यवस्थित नहीं थे, पूरी तरह से उनके पास पूरी ताकत नहीं थी, ताकत कम हो रही थी। उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान पर हमला भी कर दिया। तो उसमें क्या होता है, अपना भी तो खर्चा होता है, उसमें अपना भी खर्चा हुआ, फिर सेना पर खर्चा हुआ, ठीक है, और जो जितने भी हथियार होते हैं हथियारों पर खर्चा होता है। तो आर्थिक रूप से कमजोरी आ जाती है ना, राजनीतिक रूप से भी कमजोरी आ जाती है, क्योंकि आप एक तरीके से उस पर हमला कर उसको ये जताते हैं कि आप हमारे दुश्मन है ना। हालांकि तनख्वाह बढ़ रही थी पर तकनीकी और उत्पादक अमेरिका से लगातार पिछड़ रही थी। वहां पर लोगों के पास बेरोजगारी नहीं थी, जैसे कि हमने पढ़ा अभी, वहां पर बेरोजगारी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी तकनीक और उत्पादकता में अमेरिका से वो बहुत पीछे था। अभी भी बहुत ज़्यादा टेक्निक वहाँ पे नहीं आई थी और वहाँ पर प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता यानी कि जितना भी उत्पाद थे या जितना भी वहाँ पर डेवलपमेंट होता था, जितनी भी वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो सकती थी, उतनी सोवियत संघ में अवेलेबल नहीं थी, मतलब उपलब्ध नहीं थी। सभी उत्पादक पदार्थों की कमी हुई और खाने का आयात हर वर्ष बढ़ता चला गया। अब वहाँ पर क्या हुआ कि उत्पादन तो था नहीं, वहाँ पे इतना ज़्यादा फसलों का उत्पादन हुआ, खाने का हुआ, मशीनों को लाना, ये सब चीज़ें, इतनी ज़्यादा तकनीक वहाँ पर नहीं थी। तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो था उत्पादक पदार्थों की कमी होती गई, क्योंकि वहाँ पर खुद नहीं उगा रहे थे तो इसका मतलब बाहर से लेना पड़ेगा। तो वो बाहर से जब मंगाते थे तो इस तरह से आयात करना पड़ता था खाना। तो इस तरह से खाने का करते करते खाने का आयात जो था वो हर साल बढ़ता चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि गोर्बाचेव जो सोवियत संघ में आए। गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ? गोर्बाचेव जो है वो सोवियत संघ का पार्ट बने। वो कौन थे? 1980 के दशक के मध्य में सोवियत की साम्यवादी पार्टी के महासचिव बने। अब क्योंकि सोवियत में एक ही पार्टी थी, साम्यवादी पार्टी, तो उस पार्टी के महासचिव बने थे ये 1980 के दशक में गोर्बाचेव। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अब गोर्बाचेव को यह लगा कि सुधार की जरूरत तो है, पर गोर्बाचेव ने पश्चिम के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने का निश्चय किया, परंतु ये प्रयास विफल रहा, क्योंकि वो साम्यवादी, अब पता है कि सोवियत में कितना ज्यादा कट्टरता थी साम्यवाद को लेकर, है ना। और धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, ये सोचा कि साम्यवाद जो है वहां पर जो राजनीतिक हालत है वो ठीक नहीं है। उन्हें ये लगा कि अमेरिका के साथ संबंध को अपने ठीक करके वहां पर भी लोकतंत्र लाने की कोशिश की जानी चाहिए सोवियत संघ में भी, लेकिन उनका ये प्रयास जो था वो विफल रहा और पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सका। जब पूर्वी यूरोपीय देशों ने अपनी ही सरकार का विरोध किया तो सोवियत संघ ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अब क्या हुआ कि सोवियत संघ के महासचिव इनको बना दिया गया, गोर्बाचेव को। अब धीरे धीरे, क्योंकि हमने पहले ही पेज में पढ़ा था कि धीरे धीरे सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, जब उसी के पूर्वी देशों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब उसने कहा कि जब उसने अपनी सरकार का विरोध किया तो सोवियत संघ ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, मतलब कुछ करने की कोशिश ही नहीं की।
विघटन इस तरह बढ़ता चला गया, धीरे धीरे क्या हुआ, देश घटते चले गए। मान लीजिए पहले 10 देशों से या 20 देशों से मिलकर सोवियत बना और उसके अंडर में मान लीजिए कि 20 पूर्वी यूरोपीय देश आ गए। अब धीरे धीरे वो 5 देश कम हुए, फिर 7 कम हुए, फिर 10 कम हुए, धीरे धीरे क्या हुआ, विघटन बढ़ता चला गया। गोर्बाचेव ने आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। अब उसने सोचा कि इस तरह से विघटन बढ़ता जाएगा तो सोवियत संघ ही खत्म हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि आर्थिक राजनीतिकों में सुधार लाने के लिए और लोकतंत्र की नीति अपनाने का उसने निश्चय किया। उसने कहा कि अमेरिका के रक्षा कदम पर चलना पड़ेगा, नहीं तो सोवियत संघ खत्म हो जाएगा। लेकिन नेताओं ने भी इसका विरोध किया जो साम्यवादी पार्टी का हिस्सा थे। अब उसी पार्टी का हिस्सा थे, वो उनके मन में अभी भी कट्टरता थी, तो वो लोकतंत्र का कंप्लीटली विरोध करते थे। तो उन्होंने अभी भी गोर्बाचेव का पूरा विरोध किया। फिर बोरिस येल्त्सिन आए, सोवियत की केंद्रीय साम्यवादी पार्टी के नियंत्रण का विरोध किया और एक नायक के रूप में उभरे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब गोर्बाचेव अपनी सुधार की नीति अपना रहे थे, लेकिन वो थे तो साम्यवादी पार्टी के महासचिव, उन्हें तो साम्यवादी ही कहा जाएगा ना। हालांकि वो लोकतंत्र के पक्ष में थे, लेकिन फिर भी साम्यवादी कहा जाएगा उन्हें। लेकिन उनके खिलाफ फिर बोरिस येल्त्सिन जो थे वो केंद्रीय साम्यवादी पार्टी के नियंत्रण का विरोध किया। उन्होंने ये एक नायक के रूप में उभरे और इन्होंने साम्यवादी जो एक दल का राज चलता था उसको इन्होंने विरोध किया। उन्होंने रूसी गणराज्य में एक चुनाव भी जीता था। अब वो रूस का हिस्सा थे तो रूसी गणराज्य में उन्होंने चुनाव भी जीत लिया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमने दिखाया है कि सोवियत और शक्ति एक दूसरे पर मतलब कि पूरक थे, यानी कि सोवियत जो है वो महाशक्ति थी एक वक्त पर। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसका विघटन होता गया और रूस का जो दबाव था, रूस का जो डोमिनेशन था, रूस का जो मतलब कहते हैं ना कि रूस एक शक्ति बनकर उभरा हुआ था, तो उसको करते करते वो जो है सोवियत एक गणराज्य बना। मुख्य सोवियत संघ का यूरोपीय भाग जो खुद को संप्रभु राज्य मानते थे। अब ये गणराज्य किन देशों से मिलकर बना? ये गणराज्य उन देशों से मिलकर बना जो कि अपने आप को संप्रभु मानते थे कि हम पर किसी का राज नहीं है, हम खुद ही डिसीजन लेंगे अपने देश को लेकर। मध्य एशियाई गणराज्य बना, इसे मध्य एशियाई गणराज्य कहा गया। सोवियत का साथ देने के पक्ष में थे, ये सोवियत का साथ देना चाहते थे, ठीक है। फिर दिसंबर 1991 में क्या हुआ, 3 देश उभरे सबसे आगे। कौन से? रूस, यूक्रेन और बेलारूस। इन्होंने क्या किया, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। अब धीरे धीरे विघटन तो बढ़ रहा था, हालांकि वो दिखाया उन्होंने कि सोवियत संघ के पक्ष में है, लेकिन अंदर ही अंदर जब वो अपने आप को मान लीजिए संप्रभु मानते हैं कि हमें किसी की जरूरत ही नहीं है कि हमारे ऊपर कोई राज करे, हम खुद मतलब इस तरह से काबिल हैं कि हम खुद अपना देश चला सकते हैं। तो इस तरह से करते करते उन्होंने क्या किया, अपने आप को शक्ति बनाया और रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने मिलकर सोवियत संघ का विघटन कर दिया। कंप्लीटली सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी कि सोवियत संघ अब नहीं है। और उन्होंने फिर भी हम पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। उन्होंने क्या किया, अमेरिका के गठबंधन पर, अमेरिका की विचारधारा पर चलते हुए पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना आधार बना लिया। फिर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल रूस, बेलारूस और यूक्रेन के अलावा बाहर किए हुए मध्य एशियाई गणराज्य CIS के संस्थापक सदस्य बने। अब रूस, बेलारूस और यूक्रेन के अलावा जितने भी देश सोवियत संघ से बाहर किए गए थे, उन लोगों को इन्होंने तीनों ने मिलकर क्या किया, उनका संस्थापक सदस्य बना लिया सोवियत गणराज्य बनाने में। अब रूस, मैंने आपको बताया अभी कि रूस जो है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन रहा था इन देशों में, सबसे ज्यादा पावर थी उसके पास, है ना। वो सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं कि दबाव डालने वाला देश था। तो रूस ने अपने आप को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसने कहा कि अब सोवियत संघ खत्म हो चुका है और मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ, मतलब कि अब जितने भी देश होंगे वो सोवियत संघ की बजाय मतलब मुझे सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। रूस ने कहा कि सोवियत संघ अब नहीं है तो मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश हूँ। सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। अब सुरक्षा परिषद जो थी, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की जो सीट थी, वो सोवियत संघ की जो सीट वो किसने ले ली, रूस ने। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी उनको भी निभाने का जिम्मा रूस का था। अब सोवियत संघ ने, रूस ने सीट ले ली सोवियत संघ की। अब रूस ने जितनी भी संधियां की हुई थी या जितने भी एग्रीमेंट किए हुए थे या कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे, उन सबको पूरा करने की जिम्मेदारी किस पर आ गई, रूस पर। एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश होने का दर्जा मिला और उसे अमेरिका के साथ कुछ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कदम भी उठाए। अब उसने क्या किया, अमेरिका के साथ मिलकर, क्योंकि वो अमेरिका की विचारधारा पर ही चल रहा था तो अमेरिका से उसके रिश्ते सुधर गए। उसने अमेरिका के साथ, अब उसको भी एकमात्र परमाणु शक्ति होने का, पूर्वी यूरोप में एकमात्र परमाणु शक्ति वाला राज्य होने का, देश होने का उसको क्या मिला,
दर्जा मिल गया। और उसने लेकिन अमेरिका के साथ मिलकर परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कदम उठाए, यानी कि परमाणु शक्ति का प्रयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना। ठीक है, सोवियत संघ अब नहीं रहा था, वो दफन हो चुका था। मैं सोवियत संघ कंप्लीटली रूस ने खत्म कर दिया था। उसके बाद यहाँ कारण पूछा, अब हम कारण डिटेल में पढ़ें कि सोवियत संघ का विघटन एक्चुअली हुआ क्यों। इसका मेन कारण तो यही था कि समय के साथ साथ राजनीतिक और आर्थिक रूप से सोवियत संघ कमजोर होता चला गया। जो कि हमने ऊपर पढ़ा कि सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक जो प्रणालियां थी उनमें काफ़ी कमियां थी, तो उसकी वजह से जनता उनके खिलाफ थी। उनकी पार्टी के ही कुछ लोग उनके खिलाफ थे, जो साम्यवादी पार्टी थी उसके ही कुछ लोग उनके खिलाफ थे। तो धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक रूप से सोवियत संघ कमज़ोर होता चला गया था। सबसे मेन कारण तो यही था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पहला, अपने अधिकांश संसाधनों को परमाणु हथियार और सैन्य सामान पर खर्च करना। उसने क्या किया था, ज़्यादातर उसके पास जो संसाधन थे, जो पैसा था, जो उसने अपनी जनता से लिया हुआ था, उसने ज़्यादातर उसको परमाणु हथियार और सैन्य साज पर खत्म कर, मतलब सेना पर खर्च कर दिया और परमाणु हथियार को डेवलप करने में खत्म कर दिया। कि मतलब अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए कि हमारे पास परमाणु शक्ति और हम ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, बजाय कि इसको क्या करना चाहिए था, जनता के हित में काम करना चाहिए था। पूर्वी यूरोप के अपने से पीछे देशों पर भी संसाधन खर्च किए गए, जिससे वो सोवियत का हिस्से बने रहे। अब उसने क्या किया, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि सोवियत संघ ये चाहता था कि जितने पूर्वी यूरोपीय देश बचे हैं वो भी इस तरह से सोवियत के अंडर आ जाएं, जिससे कि पूरा का पूरा पूर्वी यूरोप जो है वो सोवियत संघ के कैंप में शामिल हो जाए। अब उसने क्या किया, अब जो देश ऐसे थे, छोटे मोटे देश जो सोवियत का हिस्सा नहीं रहना चाहते थे, पूर्वी यूरोप के देश थे, उसने क्या किया, पैसों से उनको खरीदने की कोशिश की। तो उन पर उसने अपने संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया ताकि वो सोवियत संघ का हिस्सा बने रहे। ये गलती की। दूसरा क्या किया कि आम जनता को पश्चिम में हो रही तकनीकी प्रगति की जानकारी होने लगी। उन्हें सोवियत और अमेरिका की तकनीकी हालत की सच्चाई और अंतर का पता लगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे अमेरिका उभरता चला गया, लोगों को, सोवियत के लोगों को, सोवियत की पार्टी के लोगों को ये पता चलता गया कि अमेरिका उनसे तकनीक में और जो पश्चिमी प्रगति जो वो कर रहा है उसमें कितना पीछे है। तो लोगों को एक्चुअली सोवियत की सच्चाई का पता चला और उन्हें ये पता चला कि अमेरिका उनसे कितना आगे बढ़ता जा रहा है और अमेरिका की राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली उनसे बहुत अच्छी है। तीसरा क्या कारण था कि सोवियत सरकार के लोग जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर तानाशाही थी एक तरह से, कि जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। जो पार्टी ने एक बार डिसाइड कर दिया वो फाइनल मान लिया जाता था। भारी भ्रष्टाचार था इस चक्कर में कि जिसकी जब मान लीजिए कि उस पार्टी की चलेगी तो भाई जो मैं कहूँगा वही होगा, है ना। तो उस पर भ्रष्टाचार होता था कि जिसको अपना काम करवाना है भाई उसको भ्रष्टाचार के लिए फिर कुछ देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई अपना राज्य चला रहा है, कोई अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल गया। अपनी गलती को सुधारने की व्यवस्था की अक्षमता। अब क्या था कि अपनी गलती, अगर कोई सरकार अगर सत्ता गलती करती भी थी, क्योंकि उसकी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं थी, तो वो उसको सुधारते भी नहीं थे। अगर उन्होंने कोई गलती कर दी है, जनता के अधिकारों का हनन किया, लेकिन उसको वो सुधारते नहीं थे क्योंकि उनकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। शासन में खुलापन लाने की अनिच्छा। वो शासन में खुलापन नहीं लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जनता को अपने विचारों को वो व्यक्त करने का अधिकार ना दिया जाए। वो कंजेस्टेड रहना चाहते थे, जो क्या कहते हैं रूढ़िवादी विचारों पर चलने वाले थे, कि साम्यवाद में वो सबको समान अधिकार तो देना चाहते हैं लेकिन अधिकार किसी को नहीं देना चाहते। तो वो चाहते थे कि शासन में खुलापन ना आए, एक ही पार्टी रहे, एक ही पार्टी उसको चलाएगी, कोई विपक्ष ना हो, ठीक है, सरकार में कोई खुलापन ना हो, लोकतंत्र ना हो। इस तरह से वो चाहते नहीं थे कि शासन में खुलापन आए। फिर देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना। अब इतना विशाल देश था सोवियत संघ, कितने देशों से मिलकर बन रहा था, लेकिन फिर भी वहां पर क्या हुआ था, सत्ता का केंद्रीकरण किया हुआ था। क्योंकि एक ही साम्यवादी पार्टी थी, हमने पता किया, और वही साम्यवादी पार्टी का पूरा नियंत्रण पूरे के पूरे देश पर था, जो कि गलत था। तो ये 3 मेन कारण थे सोवियत के विघटन के। अब गोर्बाचेव के सुधार सोवियत संघ को बचाने में विफल क्यों हुए? अब क्योंकि हमने ये पढ़ा कि जो गोर्बाचेव थे, उन्होंने अमेरिकी विचारधारा को अपनाते हुए लोकतंत्रीकरण लाने की सोवियत में कोशिश की थी, लेकिन उसमें वो विफल हो गए। क्यों वो विफल इसलिए हो गए? पहला तो लोगों का नजरिया, उसके तरीकों और नीतियों को लागू करने की गति बहुत धीमी थी। अब जो भी उन्होंने सुधार लाने की कोशिश तो की, लेकिन जो उनके सुधारों की जो
गति थी वो बहुत ज़्यादा धीमी थी। या तो उससे लोगों को बिल्कुल लाभ नहीं हुआ, देखो लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ, या फिर जो हुआ तो बहुत देर से हुआ। फिर विघटन के साथ साथ लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती चली गई, जो एक समय के बाद काबू से बाहर हो गई और गोर्बाचेव के तरीकों ने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया। अब क्योंकि सोवियत का विघटन हो चुका था, अब लोगों को पता चल गया था कि अमेरिका किस तरह से, किस तेजी से विकसित हो रहा है, किस तेजी से विकास कर रहा है, वहाँ पर कितनी सुविधाएं हैं। अब जब लोगों को ये पता चलता गया तो सोवियत के विघटन के बाद लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई, लोगों की उम्मीदें बढ़ गई कि भाई हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, हमारे पास भी ज़्यादा सुविधाएं होनी चाहिए। अब जब गोर्बाचेव ने उन उम्मीदों को पूरा नहीं किया तो लोगों को पसंद वो नहीं आया, ये कारण हो गया। दूसरा क्या कारण था कि साम्यवादी पार्टी के सदस्यों का नजरिया, ये तो हो गया जनता का नजरिया कि जनता ने किस तरह से देखा। दूसरा, उनकी अपनी ही पार्टी के लोग, उनकी शक्तियां और सुविधाएं लगातार घट रही थी, गोर्बाचेव की गति बहुत तेज थी। अब उनकी ही पार्टी के लोगों को ये लग रहा था कि गोर्बाचेव की गति कुछ ज्यादा ही तेज है और इस तरह से अगर वो चलते रहेंगे तो उनकी अपनी जो शक्तियां हैं, जिस तरह से वो अपनी पद का फायदा उठाते थे, है ना, क्योंकि अकेले सत्ताधारी थे तो वो फायदा उठा सकते थे, तो उनकी शक्तियां जो हैं वो लोकतंत्रीकरण अगर आ जाता तो उनकी शक्तियां घट जाती। तो उन्हें ये लगा कि गोर्बाचेव बहुत ही तेजी से जो है वो लोकतंत्रीकरण लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी शक्तियां और उनको मिलने वाली सुविधाएं जो है लगातार कम होती जा रही हैं। तो इसलिए उनको ये तरीका पसंद नहीं आया। तो दोनों को ही पसंद नहीं आया, जनता को एक तरीके से उनका तरीका पसंद नहीं आया और उनके पार्टी के लोगों को भी पसंद नहीं आया। तो दोनों तरफ से गोर्बाचेव का समर्थन जो था वो चला गया और लोगों का मत आपस में बट गया। जो लोग उनके साथ थे उनका भी मोह भंग हुआ, उन्होंने सोचा कि गोर्बाचेव खुद अपनी नीतियों का बचाव नहीं कर पा रहे। अब क्या हुआ कि जनता तो उनके खिलाफ थी ही थी, उनकी पार्टी के लोग भी उनके खिलाफ हो गए और जो लोग उनके थोड़ा बहुत फेवर में थे भी उनका भी मोह भंग हो गया, क्योंकि उन्हें ये लगा कि जब सभी उनके खिलाफ हैं और वो अपनी नीतियों के बचाव से अगर अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, अपनी नीति को साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये किसी काम का नहीं रह जाएगा। चलिए, विघटन की परिणतियां। अब क्या हुआ कि जब सोवियत का विघटन हो गया, जब सोवियत खत्म हो गया, गोर्बाचेव के सुधार भी किसी काम नहीं आ पाए, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि उसके परिणाम क्या हुए। पहला, शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति। पूंजीवाद और समाजवादी प्रणाली के बीच विचारात्मक विवाद खत्म हो गया, क्योंकि सोवियत संघ ही खत्म हो गया और गोर्बाचेव की पार्टी भी खत्म हो गई, साम्यवादी पार्टी भी खत्म हो गई, क्योंकि रूस ने उसका अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो क्या हुआ, साम्यवाद ही खत्म हो गया, क्योंकि रूस भी पूंजीवाद और लोकतंत्र के पक्ष में था, तो साम्यवाद ही खत्म हो गया। तो दोनों के बीच में जो लड़ाई थी, जिस बात पर शीत युद्ध शुरू हुआ था विचारधारा को लेकर, या पूंजीवाद और लोकतंत्र जीतना चाहिए या समाजवादी या साम्यवाद जीतना चाहिए, तो ये जो लड़ाई थी ये लड़ाई ही खत्म हो गई। मतलब एक तरह से कहा जाए कि शीत युद्ध का दौर ही खत्म हो गया। पूंजीवादी और समाजवादी प्रणाली के बीच में जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई। शीत युद्ध पर विराम आने से हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। अब क्योंकि शीत युद्ध नहीं था तो लड़ाई होने का खतरा भी नहीं था। अब लड़ाई होने का खतरा नहीं था तो किसी को हथियार बनाने की जरूरत नहीं थी, हथियारों पर खर्च करने की जरूरत नहीं थी। तो हथियारों की जो होड़ थी कि हमारे पास ये भी हथियार होना चाहिए, ये भी हथियार होना चाहिए, ये सब खत्म हो गया और परमाणु हथियारों के संचय पर रोक लग गई। लोगों ने परमाणु हथियार इकट्ठे करना कम कर दिया और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। अब ये हुआ कि कोई शीत युद्ध नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई का खतरा भी नहीं है, तो शांति व्यवस्था हो सकती है। दूसरा क्या हुआ कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए। कैसे? शीत युद्ध की समाप्ति से दो संभावनाएं जगी। अब शीत युद्ध खत्म हो गया तो दो संभावनाएं जगी कि जो बची हुई महाशक्ति है उसका दबदबा हो जाए और एक ध्रुवीय विश्व बन जाए। यानी कि अब अमेरिका बच्चा, सोवियत संघ तो खत्म हो गया अमेरिका और सोवियत संघ में से। अब या तो ये ऑप्शन था कि सिर्फ अमेरिका बच जाए और सिर्फ अमेरिका का राज पूरी दुनिया पर हो। दूसरा क्या ऑप्शन था कि कई देश या देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरे और बहुध्रुवीय विश्व बने। मतलब कि या तो खाली अमेरिका की चले कि अब एक महाशक्ति अमेरिका ही बचा है और अमेरिका ही पूरी दुनिया पर अब राज करेगा, या फिर कई देश या देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिले, आपस में नेता बनकर उभरे, ग्रुप बनाए, संस्था बनाए और बहुध्रुवीय विश्व बनाए। ठीक है, फिर आखिरकार अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था बन गई। लेकिन हुआ क्या, आखिरकार में अमेरिका की जो महाशक्ति थी वही आखिर में जीती और अमेरिका अकेला महाशक्ति बनकर बैठ गया और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली जो पूंजीवाद था वो बहुत सबसे ज्यादा माने जाने वाली अर्थव्यवस्था बन गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इन देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई। अब क्या हुआ कि जो मुद्रा कोष था, जो आपका वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक और IMF जो आपको मुद्रा देशों को देता है, पैसा देता है, वो और आपको जो वर्ल्ड बैंक है,
ये अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बनकर बैठ गए अमेरिका के, क्योंकि एक ही महाशक्ति थी। अब इन्होंने जो है वो सलाह देना शुरू कर दिया, ताकतवर सलाहकार बन गए। राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र रहा। अब राजनीतिक जो जीवन था उसको सूत्रबद्ध करने के लिए, मतलब राजनीतिक जीवन को ठीक से बनाने के लिए, ठीक करने के लिए, क्योंकि अमेरिका लोकतंत्र में बिलीव करता था, लोकतंत्र में विश्वास रखता था, तो राजनीतिक रूप से लोकतंत्र जो है वो मजबूत हो गया। और क्या हुआ, नए देशों का उदय हुआ। इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद थी। अब नए देश बने जिनकी अपनी स्वतंत्र पहचान थी, वो किसी के गुलाम नहीं थे। इनमें से कुछ खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तरी अटलांटिक संधि का हिस्सा बनना चाहते थे। अब इनमें से कुछ, जैसे कि बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश थे, वो यूरोपीय संघ या फिर जो नाटो हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, गुटनिरपेक्ष संघ, इसका हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। रूस के साथ अपने करीबी संबंध बनाए रखना और अमेरिका और चीन जैसे देशों से नए संबंध स्थापित करना चाहते थे। अब जो नए नए देश थे, इनको पता था कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महाशक्तियां कौन है। अब सोवियत के बाद जो महाशक्ति था वो रूस था। तो उन्होंने क्या किया कि वो अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे कि हमारे देश की अगर भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो महाशक्तियों के काम आ सकती है, तो हम उसका फायदा जरूर उठाएंगे। रूस के साथ अपने करीबी संबंध बनाए रखना चाहते थे और अमेरिका और चीन जैसे देश जो भी की महाशक्ति थे, वो भी उनसे अपने नए संबंध स्थापित करना चाहते थे। साम्यवादी शासन के बाद क्या आई, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या थी कि सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था बन जाए। उन्होंने क्या किया कि रूस का ये जो मॉडल था कि सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था को बदल दिया जाए, किसमें, लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में, जिसमें कि विश्व बैंक और IMF से निर्देशित, मतलब कि विश्व बैंक और IMF की महत्वपूर्ण भूमिका थी जिसमें। ऐसा उन्होंने किया। उसके कारण क्या था, कारण यही था कि साम्यवाद का अंत हो गया। क्योंकि लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था इसीलिए बनेगी क्योंकि साम्यवाद का अंत हो चुका था, सोवियत का अंत हो चुका था। ठीक है। अब थेरेपी में शामिल क्या क्या था, थेरेपी की जो विशेषता थी वो क्या शामिल था कि एक, सोवियत काल के दौरान विकसित किसी भी संरचना को पूरी तरह खत्म करना। अब सोवियत काल में सोवियत ने अपने काल के दौरान किसी भी, जिस भी संरचना को या जिस भी मॉडल को तैयार किया था, जो भी उसने कानून बनाए थे या जो भी उसने विधियां लागू की थी या जो भी प्रणाली लागू की थी, उस सबको खत्म कर दिया जाए। फिर अर्थव्यवस्था को भारी संरचना में बड़ा परिवर्तन और जैसे मुक्त व्यापार में अचानक और पूर्ण परिवर्तन, यानी कि जिस तरह से, क्योंकि जो साम्यवाद पार्टी थी सोवियत में, उन्होंने क्या कर रखा था, केंद्रीकरण कर रखा था और उन्होंने सत्ताधारी शासन कर रखा था पूरी तरह से कि वही व्यापार भी वही कर सकते हैं, जनता को बोलने का अधिकार नहीं है, जनता को मुक्त व्यापार करने का अधिकार नहीं है, कोई भूमि पर सब सिर्फ सत्तावादियों का अधिकार था। तो ये चीज जो थी वो ये चीज अब खत्म कर दी गई थी। कैसे कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया गया, मुक्त व्यापार को खोल दिया गया। मुक्त व्यापार के जो रूल थे फ्री ट्रेड करने के, यानी कि कोई भी चाहे वो व्यापार कर सकता था। लोकतंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, लोकतंत्र की विचारधारा से देखा जाए तो कोई भी व्यापार कर सकता था। तो इसमें पूरा परिवर्तन कर दिया गया। तीसरा, संपत्ति के निजी स्वामित्व का प्रभुत्व दे दिया गया। राज्य की संपत्ति का निजीकरण और कॉर्पोरेट स्वामित्व का पैटर्न बनाया गया। मतलब कि संपत्ति के निजी स्वामित्व, कहने का मतलब यह है कि जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि साम्यवादी पार्टी जो थी उन्होंने एकल अधिकार कर रखा था। तो भूमि और जितनी भी प्रकार की उत्पादक संस्थान थे, उद्योग थे, उन सब पर सिर्फ सत्ता का और राज्य का नियंत्रण था। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब शॉक थेरेपी में इसने पूंजीवादी लोकतंत्र व्यवस्था में बदल दिया इसको, तो क्या हुआ कि सबका निजी स्वामित्व करने का उसने अधिकार दे दिया कि ये किसी राज्य की भूमि नहीं होगी, ये किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार, इस पे अधिकार है तो ये व्यक्ति विशेष की भूमि कहलाएगी। यानी कि निजी खेती चालू कर दी बजाएगी सामूहिक खेती के, उस पर राज्य का नियंत्रण ना होकर व्यक्ति विशेष का नियंत्रण होगा। चौथा, विदेशी व्यापार निवेश, विदेशी निवेश के लिए आजादी, वित्तीय उद्घाटन और मुद्रा का परिवर्तन। पहली बात तो करेंसी परिवर्तन कर दिया, मुद्रा का परिवर्तन कर दिया। फिर विदेशी व्यापार में निवेश करना, यानी कि बाहर के व्यापार में भी निवेश किया गया। मतलब कि सिर्फ अपने आप को महाशक्ति मानते हुए सब कुछ अपने करने की बजाय बाहर के व्यापारों में, बाहर के दूसरे देशों के व्यापारों में निवेश किया। उससे विदेशी निवेश के लिए आज़ादी दे दी, लोगों को भी आज़ादी दी कि जो लघु उद्योग कर रहे हैं, जो उद्योग करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बाहर जाकर निवेश कर सकते हैं।
फिर सोवियत गुट के देशों के बीच मौजूदा व्यापार गठबंधनों को तोड़ना। सोवियत गुट के जो देश थे उनके जो मौजूदा व्यापार गठबंधन थे, यानी कि जिस भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट या जिस भी तरह की संधि उन्होंने आपस में सोवियत काल के दौरान की थी, उस सबको तोड़कर नई व्यवस्था को लागू करना, ये उन्होंने शॉक थेरेपी में शामिल कर दिया कि हम ये चीजें करेंगे। परिणाम इसका क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि अर्थव्यवस्था को नुकसान और जनता पर आपदा आ गई। रूसी मुद्रा रूबल में नाटकीय गिरावट हुई और लोगों की बचत को भारी नुकसान हुआ। अब क्या है कि इसे ये जो सुधार किए गए शॉक थेरेपी में, इसको उस तरह से नहीं लिया गया, यानी कि इसका प्रॉपरली कुछ फायदा नहीं हुआ, अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, क्योंकि केंद्र में था तो सरकार के पास, जनता के पास पैसा, मतलब कि राज्य के पास पैसा आता। इसमें क्या था कि हर एक को इन्होंने कंप्लीटली अधिकार दे दिया कि विदेश में भी तुम भी निवेश कर सकते हो, तुम भी बाहर जाकर व्यापार कर सकते हो, मुक्त व्यापार कर सकते हो, है ना। सारे गठबंधन जो पिछले थे वो सब तोड़ दिए, नए लोगों से, नए देशों से व्यापार बनाना। उसमें क्या हुआ कि जनता पर आपदा आ गई थी। क्यों? और अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नुकसान था, क्योंकि राज्य को फायदा नहीं होता, राज्य को पैसा नहीं मिल रहा था, क्योंकि निजी संपदा लागू हो गई थी, निजी संपत्ति लागू हो गई थी, तो व्यक्ति विशेष को फायदा हो रहा था, लेकिन राज्य को इतना फायदा नहीं हो रहा था। रूसी मुद्रा और रूबल में ये नाटकीय गिरावट आ गई। अब उसने जो मुद्रा चेंज करी थी, उसने मुद्रा क्या कर दी थी, रूस ने अपनी मुद्रा चला दी जिसे रूबल कहा गया, उसमें नाटकीय गिरावट आ गई, यानी कि उसकी जो वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई और लोगों की बचत का भारी नुकसान हुआ। मतलब कि क्योंकि अब विदेशी तौर पर अगर मुद्रा की जो वैल्यू है, मुद्रा की जो उसका मान है वो अगर घट जाता है तो उसको पैसों में नुकसान होता है। अब जैसे हमारा जो भारत का रुपया होता है, भारत का रुपया जब $1 है, उनके हिसाब से तो $1 है, लेकिन भारत के कितने रुपए हैं? भारत के 70 रुपए होते हैं लगभग, है ना। तो भारत का जो रुपये की वैल्यू है वो अमेरिका के $1 से बहुत कम है। उनका भी एक है, हमारा भी एक है, लेकिन हमारा ₹1 उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन उनका $1 हमारे 70 रुपए के बराबर है। तो ये मुद्रा की वैल्यू होती है। इसी तरह से जो रूसी मुद्रा रूबल थी उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आ गई थी, उसकी जो वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई। सरकार ने रियायतें वापस ले ली और लोगों को गरीबी में धकेल दिया। अब सरकार ने क्या किया, अब जब सरकार को दिखाई दिया कि उनकी अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है, भाई सरकार के पास तो पैसा ही नहीं आ रहा। सरकार ने कहा कि सारा तो पैसा जनता ले जा रही है, खुद ही व्यापार कर रही है, खुद ही निवेश कर रही है, जिसका व्यापार चल निकलता है वो पैसे वाला बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि सरकार के पास तो पैसा आ ही नहीं रहा, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी रियायतें, जितनी भी छूट उन्होंने लोगों को दे रखी थी, जनता को दे रखी थी, वो सब की सब वापस ले ली और लोगों को गरीबी में धकेल दिया। अब उन्होंने क्या किया कि भाई हम सारी छूट वापस ले रहे हैं, लोगों को कोई मुक्त व्यापार करने की वो छूट नहीं है, तो लोग क्या हुए, गरीब हो गए। लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण पर उतना ध्यान और प्राथमिकता नहीं दी गई जितनी कि आर्थिक परिवर्तन पर दी गई। अब उसने क्या किया, सिर्फ अर्थव्यवस्था क्योंकि गिर रही थी तो उसने सिर्फ अर्थव्यवस्था बढ़ाने पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि बस भारत देश में पैसा आना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण पर ध्यान नहीं दिया, मतलब कि लोकतंत्र को किस तरह बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जनता के फायदे में किस तरह काम करना चाहिए, इस बात पर उन्होंने ज्यादा जो ध्यान था वो नहीं दिया। तेल, प्राकृतिक गैस और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात करने के साथ ही रूस ने पुनर्जीवित होना शुरू कर दिया। अब क्योंकि देश बहुत ज्यादा नीचे गिरता जा रहा था, तो रूस ने क्या किया, रूस के पास जो प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन थे, रूस और रूस के देशों में, जैसे तेल, प्राकृतिक गैस और खनिज संसाधन, उस प्राकृतिक संसाधनों का उसने निर्यात करना शुरू किया, यानी कि अपने बाहर भेजना शुरू किया, बाहर दूसरे देशों में जहां जरूरत थी वहां भेजना शुरू किया और बिजनेस को इस तरह से बढ़ाया ताकि सरकार के पास पैसा आए और रूस धीरे धीरे पुनर्जीवित होने लगा। लेकिन इसमें भी संघर्ष आया। संघर्ष और तनाव क्या आया कि पूर्वी सोवियत गणराज्यों में संघर्ष थे और कई में गृह युद्ध और विद्रोह भी हुए थे। अब हालांकि रूस और बाकी देश मिलकर जो थे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी देशों के बीच में आपस में कहीं ना कहीं संघर्ष अभी भी बना हुआ था। पूर्वी सोवियत जो गणराज्य थे उनमें अभी भी कहीं ना कहीं संघर्ष बना हुआ था और कई में गृह युद्ध भी छिड़ चुका था। अब रूस के अंदर ही 2 गणराज्य बन गए, चेचन्या और दगिस्तान। इनमें हिंसक अलगाववादी आंदोलन चला, मतलब कि रूस आपस में ही देश के अंदर अंदर ही फूट पड़नी शुरू हो गई। तो ये जो चेचन्या और दगिस्तान जो 2 इनके गणराज्य थे, इनमें हिंसक अलगाववादी आंदोलन चला। तजाकिस्तान 10 वर्षों यानी कि 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चले। इतना सुधार करने के बाद भी इनमें जो गृह युद्ध की जो सिचुएशन थी, जो
गृह युद्ध की संभावना थी वो बढ़ती चली गई और गृह युद्ध होते चले गए। तजाकिस्तान 10 साल तक गृह युद्ध की चपेट में रहा है ना। मध्य एशिया भी बाहरी शक्तियों के और तेल कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन गया। अब मध्य एशिया में भी क्या हुआ कि बाहरी शक्तियां और तेल कंपनियां, अब जो बाहरी शक्तियां थी वो भी उस पर दबाव डालती थी और तेल कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन गया, कि मतलब कि बाहर वाले लोगों से कंपटीशन जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। चेकोस्लोवाकिया 2 गणराज्यों चेक और स्लोवाकिया में विभाजित हो गया और 2 अलग स्वतंत्र देश बन गए। ये तो साफ साफ है कि इनमें इतनी वो बढ़ गई थी कि आपस में चेकोस्लोवाकिया को 2 गणराज्यों में बांट दिया गया है, जिसे कहा गया चेक और स्लोवाकिया। यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया। अब यूगोस्लाविया का भी विघटन हो गया, यूगोस्लाविया कई प्रांतों में बढ़ गया और इसमें शामिल बोस्निया, स्लोवेकिया और क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इनके इसके भी 3 गणराज्यों ने, यूगोस्लाविया के भी 3 गणराज्यों ने अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके ये परिणाम हुए। पूर्व साम्यवादी देश और भारत। अब जो पूर्व के, जो सोवियत के अंडर आते थे, जो सोवियत के कैंप में आते थे साम्यवादी देश, वो और भारत का कैसा रिलेशन था, भारत के कैसे संबंध थे। भारत ने सभी उत्तर साम्यवादी देशों से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे, पर भारत के सबसे मजबूत संबंध रूस से रहे। सेम भारत ने सबसे संबंध बना के रखा, भारत ने किसी के साथ अपने संबंध बिगाड़े नहीं, लेकिन सबसे अच्छे संबंध उसने रूस से बनाकर रखे। भारत रूसी संबंध भारत की विदेशी नीति का महत्वपूर्ण पहलू है। दोनों ही बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के पक्ष में है। भारत और रूस के संबंधों में एक जो सबसे ज्यादा मजबूती है, जो सबसे ज्यादा अच्छे संबंध पाए जाते हैं, वो क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि दोनों ही बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के पक्ष में है। वो चाहते हैं कि कोई भी एक देश ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका पूरी दुनिया पर राज हो, बल्कि बहुध्रुवीय ऐसे देश होने चाहिए जो कुछ कुछ ग्रुप में, कुछ कुछ समूहों में जो है शक्तियों के रूप में आगे आए। भारत को रूस से विभिन्न मुद्दों पर मदद और समर्थन मिलता है, जैसे कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, मध्य एशिया तक पहुंच और चीन के साथ संबंधों को संतुलित करना। यहाँ ये बताया है कि भारत को रूस के साथ संबंधों अच्छे हैं और भारत को रूस से क्या क्या मदद मिलती है। भारत को कश्मीर मुद्दे पर, ऊर्जा आपूर्ति, मध्य एशिया तक पहुंच के मुद्दे पर काफी समर्थन मिलता है और चीन के साथ संबंधों को संतुलित करने में भी रूस जो है वो भारत की मदद करता है। रूस को इस संबंध से लाभ होता है क्योंकि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। अब ये तो ऊपर तो हमने पढ़ा कि भारत को क्या क्या फायदे हैं रूस से, अब यहाँ ये दे रखा है कि रूस को भारत से क्या फायदा है। रूस को भारत से ये फायदा है कि सबसे ज्यादा जो हथियार हैं, दूसरा सबसे बड़ा बाजार है हथियारों का जो है भारत, वो रूस को हथियार प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है। दोनों देशों ने कई वैज्ञानिक परियोजनाओं पर आपस में सहयोग भी किया है। तो ये बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। ये चैप्टर नंबर 2 आपका है 2 ध्रुवीयता का अंत। तो अब इसका इंग्लिश वर्जन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।